हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, फर्स्टली थैंक यू सो मच कि जो हमारे फर्स्ट वीडियो को आप लोग ने इतना सराहा है। हमारा फर्स्ट वीडियो जो फाइनेंस रिलेटेड था, उसको आप लोग ने काफी प्यार दिया है। अब हमने हमारा सेकंड वीडियो बनाया है। इस टॉपिक है दैट वेयर शुड वन इन्वेस्ट। एक पर्सन जब सेव करता है, सेव करने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि वो इन्वेस्ट कहाँ करे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप पैसा अपने पास ही रखते हैं तो कभी वो बढ़ता नहीं है। अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तभी आपके पास रिटर्न्स आते हैं। यानी कि पैसा जब इन्वेस्ट होता है तभी वो बढ़ के आगे बनता है और ज्यादा होता है। हमारे आज के वीडियो में देखेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सवाल है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। ये जवाब डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या है और आप किस लिए सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आप किस लिए सेव करके क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे फर्स्ट फैक्टर होता है रिस्क। रिस्क जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब क्या कि क्या आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या एकदम सेफ खेलना चाहते हो। सेफ जब क्या होता है तो सेफ होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडीज, गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड है, एनएसईज, इन शॉर्ट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉन्ड्स या गवर्नमेंट्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो श्योरिटी रहती है कि वो आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे। जैसे आप एफडी में डालते हो पैसा तो आपको पता है कि कहीं आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बिटवीन 6 to 7% मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको अगर यही पैसा आप मार्केट में डाल रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आप लॉस करें। यानी कि आपने जितना पैसा डाला है उसके अलावा आपको और पैसा डालना पड़ जाए, मतलब इतना आपका लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है कि जितना पैसा आपने डाला उतना भी रिकवर नहीं होता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि एफडी, जब आप एफडी में पैसा डालते हैं तो आपको पता है कि आपका एफडी का पैसा आ जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट बैंक ने एश्योर किया है आपको, जो परसेंटेज है उतना पैसा तो आपको आएगा ही। तो इसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो आपको फर्स्ट चेक करना है कि क्या आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क फ्री या फिर रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब इसके बीच में भी एक इन्वेस्टमेंट होता है हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट। यानी कि क्या, आप जितना भी अपना सेव कर रहे हो पैसा आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आप दोनों चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। जब आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हैं आपको पता है कि यहाँ से मुझे एश्योर एक अमाउंट वापस आने वाला है विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट। वहीं जब हम रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप मार्केट के साथ प्ले करते हो, डिपेंडिंग आपकी जो मार्केट की नॉलेज है या फिर जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके बेसिस पे आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा एश्योर रिटर्न्स होते हैं। यहाँ पर ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, या फिर नॉमिनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मार्केट है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, फैक्टर जो आप ध्यान में रखेंगे व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इज टाइम पीरियड। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट में करनी है। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए आपको कुछ, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी सैलरी आ जाती है बाय 1st of every month एंड आपको पता है आपकी ईएमआई हिट होने वाली है बाय 30th ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। तो आप एक शॉर्ट पीरियड यानी कि 1st से लेके 29 तक के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। तो आप एक डिफरेंट टाइप, यानी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर सकते हैं स्वीप एफडी। स्वीप एफडी के ऑप्शन होता है जहां पर आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो बैंक अकाउंट में उसी में आपको स्वीप एफडी ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आपका पैसा एक पॉइंट के बाद क्रॉस होने के बाद ऑटोमेटिकली एफडी में बन जाएगी और जो एफडी के इंटरेस्ट रेट है वो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जनरली जो बैंक इंटरेस्ट है वो
4% तक रहता है, वहीं एफडी का इंटरेस्ट 6 to 7% तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो पैसा आपका सिर्फ बैंक में रहा तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी काफी लोगों को लगती है यार अगर पैसा पड़ा रहा तो हमसे खर्च हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप स्वीप इन एफडी ऑप्शन ले लें, जहां ऑटोमेटिकली आप एक अमाउंट क्रॉस होने के बाद आपका पैसा यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है एंड आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। सेम वे अगर पैसा पड़ा है बैंक में लेकिन आप किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल सकते, जैसे कि म्यूचुअल फंड, कोई एफडी, प्रॉपर एफडी, कोई एनएसी, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए फिर आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर 29 डेज के बाद तो आपको पैसा चाहिए ही, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। ये था बहुत छोटे पीरियड का। अगर मान लीजिए ऐसा है कि काफी लोगों के पास ऐसा होता है कि 6 महीने के लिए पैसा रहता है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंट डिपॉजिट लिया, अब आपको पता है आपको आपके टेनेंट को 11 महीने बाद ये डिपॉजिट वापस देना है, तो आपका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है ऑफ 11 मंथ्स। इस केस में आप ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपको 11 मंथ्स में अच्छी रिटर्न मिले। आप हायर टेन्योर के लिए नहीं जा सकते, जैसे जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनका टेन्योर जनरली 1 to 5 इयर्स तक रेंज होता है। सेम वे गोल्ड बॉन्ड्स का, एनएसीज में लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का, तो आप वो ऑप्शन नहीं ले सकते, आपके ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट जो आप ध्यान में रखेंगे इज रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। काफी लोगों का रीजन ये होता है कि आज वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, XYZ रीजन उनके पास है, या फिर खुद की शादी के लिए। तो इन दैट केस आपको देखना है कि आपका रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट का। जैसे आपको रीजन पता चलेगा आपके पास एक टारगेट होगा। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो, क्योंकि ये टारगेट ही डिसाइड करता है कि क्या अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको जो टारगेट आपने सेट किया है उसे आप रीच कर सको अपने गिवन टाइम पीरियड में। जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए फॉर एग्जांपल प्लान कर रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट के लिए इस तरह से प्लान करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने वो रिटर्न आपके पास आए, ताकि आप जब काम नहीं करे तो भी आपके जो मंथली खर्चे हैं और आपकी जो जिंदगी है वो आगे बढ़ सके। सो रिटायरमेंट में आपको इस तरह से प्लान करना है कि एवरी मंथ आपके अकाउंट में पैसा आए। अब वो हो सकता है बाय मैच्योरिटी और बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ एनी रिटर्न्स कमिंग बैक। जैसे LIC की कुछ पॉलिसीज होती है जो रिटायरमेंट पे आपको पे करती है एवरी मंथ। LIC की जो पॉलिसीज है जो एवरी मंथ आपको पे करती हैं, या LIC की और पॉलिसीज के बारे में हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी पॉलिसीज ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट। सेम वे अगर सपोज आपका टारगेट ये है कि आपको 10 साल बाद या 4 साल बाद अपने बेटे को हायर स्टडीज के लिए भेजना है, तो आपको पता है कि 4 साल बाद आपको लमसम पैसा चाहिए रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप बैक कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी तरह से आगे जाऊं, अगर मैं शादी, जैसे शादी में भी आपको पता है कि आपको अपने एंगेजमेंट में एक एक्स अमाउंट चाहिए और आपको अपनी शादी में एक एक्स अमाउंट चाहिए, या फिर शादी के बाद आप अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं या फिर कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता है आपका टारगेट क्या है और अकॉर्डिंगली आप बैक कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे विद अ टेन्योर। फोर्थ पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप इसमें सिलेक्ट करोगे इज सेफ्टी। काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो रिटर्न्स देख के नहीं लिए जाते बल्कि सेफ्टी देख के लिए जाते हैं। उनमें से एक जो इन्वेस्टमेंट जो मुझे पता है वो है इंश्योरेंस। यस फ्रेंड्स, इंश्योरेंस भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो इंश्योरेंस में आप पैसा प्रीमियम करके पे कर रहे हो वो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो पैसा एक साथ इकट्ठा मिलता है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं होता है तो इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे वो पैसा आपको मिलता है विद इंटरेस्ट देयर ऑन। इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी जो आप सिलेक्ट करते हो उसके रिटर्न्स होते हैं जो आपको मैच्योरिटी पे या आपकी डेथ विच एवर इज अर्लियर उस पे मिलते हैं। इसमें शायद रिटर्न्स वैसे नहीं हो जैसे मार्केट्स में हो, बट इसका एक मेन पर्पस ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई अर्निंग मेंबर हो आपके फैमिली में,
आपके अर्निंग से ही आपका घर चलता है, तो इंश्योरेंस कराने से आप एश्योर रहोगे कि कल को अगर मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो आप की फैमिली सिक्योर है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिलेगा जिससे वो आगे अपनी लाइफ कैरी आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो 3-4 पॉइंट्स थे जो आप चेक करेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप चाहे तो मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप टाइम पीरियड और रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में रिस्क फैक्टर को देख सकते हैं, सेफ्टी देख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो आप ये 4 चीजें पॉइंट्स ध्यान में रखोगे कि आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते हुए। जैसे कि मैंने कहा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका कोई सही जवाब नहीं है, ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं उस वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि वो एक सेपरेट टॉपिक रहेगा और वो इजीली आपको हम ज्यादा डिटेल में समझा सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये फाइनेंस नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।